Yes, welcome students again in my YouTube channel, and today we will start a new chapter. It is national income and related aggregates. मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे. देन दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस व्यू पॉइंट. So, in this chapter, we will cover the following topics. First is concept of national income, domestic and national concept of income, gross and net concept. Then domestic product and market price and factor cost, aggregate related to national income, and national nominal and real GDP and GDP and welfare. So let's start. Hope you are enjoying online studies. Then first, concept of national income. भी national income आपका क्या होता है? As I already explained, the national income is a sum total of the value of all the goods and services which is produced in an accounting year. Then here we will discuss about this concept in detail. National income is the sum total of factor income earned by normal resident of a country during the period of accounting year. अब यहाँ पे आपके पास एक चीज़ तो ऑलरेडी क्लियर है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये आपको बताया. देन व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो कंट्री के क्या होता है. तो जनरली ये सोचा जाता है कि जो हमारे देश में रहता है ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री. बट while we calculating national income, तब हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री. ये थोड़ा डिटेल होता है. नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो हमारे देश में 1 साल से रह रहा है, 1 साल या उससे ज़्यादा, और उसका जो इकोनॉमिक सेंटर है लाइज इन अवर कंट्री. मतलब हमारे देश में रहता है, पैसा यहाँ खर्च करता है, खाता पीता है यहाँ, और 1 साल से ज़्यादा वो यहाँ रह रहा है. ठीक. दिस डेफिनेशन ऑफ अ नेशनल इनकम कन्वे 2 important points. नेशनल इनकम इंक्लूडेड फैक्टर इनकम ओनली. तो नेशनल इनकम में हमेशा अपने पास क्या आएगा, फैक्टर इनकम ही आएगा, ये आपको याद रखना है. नेशनल इनकम में आप किसको ऐड करेंगे, ओनली फैक्टर इनकम. दूसरा, नेशनल इनकम इंक्लूड द इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. जो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है उसकी इनकम आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. Let us go deeper into the concept factor income and normal resident. इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम. तो फैक्टर इनकम क्या होता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल, इनको होने वाला इनकम फैक्टर इनकम होगा. पहले भी समझाया था. फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फर्म टू द हाउस होल्ड ऑनर ऑफ द फैक्टर. अब जो ऑनर ऑफ द फैक्टर क्या होते हैं, वो हाउस होल्ड होते हैं. प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड पे डिपेंड करते हैं इन्हीं सर्विसेज के लिए फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. अब फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. उसको कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास जो आता है वो आता है कंपनसेशन. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो सैलरी मिलती है वर्कर्स को, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग दियर सर्विसेज एड एम्प्लॉय ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट. जो एम्प्लॉयज है प्रोड्यूसिंग यूनिट के, उन वो जो अपने एम्प्लॉयर्स को जो पैसा देते हैं, जो काम करने वालों को जो सैलरी वगैरह देते हैं, वो कंपनसेशन होता है. इसमें वेजेस भी इंक्लूडेड है. सभी तरीके का जो पेमेंट होता है, जैसे वो पीएफ वगैरह होता है, पेमेंट इन काइंड भी होता है, और डायरेक्ट जो पैसा है वो भी आता है. इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे. सेकंड अपने पास आता है रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट. कई बार जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो किराए की बिल्डिंग में चलती हैं, या जो भी लैंड है अगर उन्होंने ख़रीदा भी है तो भी उसका रेंट इंक्लूड होता है, क्योंकि वो खुद की ज़मीन को यूज़ करता है. जो सेकंड है रेंट है, ये किसके बिहाफ पे मिलता है, लैंड, जो लैंड यूज्ड है उसका एक तरीके से किराया होगा. थर्ड है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, जो भी आपने पैसा लगाया है. सपोज करो अगर आपने 10 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाया है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, इफ़ यू will not invest the 10 crore in your business, then you will put the 10 crore rupees in bank, then bank will pay you interest.
तो वो जो इंटरेस्ट है पैसे का वो भी यहाँ पे फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। नंबर 4, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्युअल स्किल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अगर हाउस होल्ड ने कोई अपना एंटरप्रेन्युअल स्किल उसमें लगाया है, उसकी सर्विसेज है, कई बार प्रोड्यूसर खुद अपना दिमाग यूज़ करता है, अपना तरीका, तो उसको भी उसमें से सैलरी सेपरेटली पे होती है। सपोज करो जो स्कूल ऑनर है उन्हीं के घर से कोई अगर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल किसी पोस्ट पे है तो स्कूल का जो प्रॉफिट है वो अलग होगा, बट एज अ प्रिंसिपल उनको सैलरी अलग से मिलता है क्योंकि दे आर डूइंग देयर वर्क। समटाइम कुछ स्कूल जो ऑनर है वो अपने स्कूल में पढ़ाते भी हैं तो उनको भी उनकी सैलरी सेपरेटली मिलती है। तो ये 4 अपने पास पॉइंट होता है। फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो फैक्टर इनकम है वो ट्रांसफ़र इनकम से बिल्कुल अलग होता है। जो ट्रांसफ़र इनकम है वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने भिखारी को कुछ पैसे दिए। एक भिखारी है जो डेली 100 रुपये भीख मांगता है तो वी कांट से कि उसकी मंथली इनकम 3000 है, बिकॉज वो ट्रांसफ़र पेमेंट है। जो बेगर है उसकी इनकम तो जीरो रहेगा बिकॉज ही इज़ नॉट अर्निंग। इनकम सिर्फ उसी का होता है जो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करता है, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्युअल स्किल के अलावा कुछ नहीं है। तो इसके अलावा जो भी इनकम होती है ट्रांसफ़र पेमेंट है। आप मंदिर में डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, देन इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट, बदले में कुछ नहीं होता। और इनकम सिर्फ ये वाइल यू आर वर्किंग एज अ लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्युअल स्किल, उसके बिहाफ पे जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ओनली दिस इज़ योर इनकम, और इसी को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो है नेशनल इनकम में नहीं जोड़े जाते हैं। लेट्स रीड, इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, ये सिर्फ हेल्प के रूप में होता है, डोनेशन और चैरिटी ईटीसी। वेयर्स फैक्टर इनकम आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, और वो 4 है। इन अदर वर्ड्स, वाइल फैक्टर इनकम इज अर्न, फैक्टर इनकम को अर्न कमाया जाता है। ट्रांसफ़र इनकम इज अनअर्नड इनकम, वो अनअर्नड होती है, वो किसी पे डिपेंड है तो आपको मिल जाएगा। सिंस ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट अर्न एज रिवॉर्ड ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम को कमाया नहीं गया एज अ फैक्टर ऑफ इनकम सोर्स है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है उसको आप कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। फोकस जोन में भी यही रिवीजन दिया हुआ है आपको। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज दीज आर नॉट अर्न as reward of rendering factor service. Now, normal resident, who are normal resident of a country? A normal resident is said to be one. First point, who ordinarily resides in the country concerned. First, second, whose center of economic interest lies in that country. Here, note these observation carefully. तो इसमें पहला पॉइंट था हु ऑर्डिनरी, जो सामान्यतः हमारे देश में ही रहता है, और दूसरा उसका इकोनॉमिक सेंटर हमारा देश है। तो ये 2 पॉइंट अपने पास आते हैं, ऑर्डिनरी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है हमारे देश में से चीज़ें खरीदता है, यही इस्तेमाल करता है, यहाँ पैसा खर्च करता है। नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन, 1 साल और उससे ज़्यादा, इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रिसाइडिंग, तो ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है वो क्या होगा, 1 साल और उससे ज़्यादा वाला, इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। अब यहाँ ये पॉइंट है, ऐसा आदमी जरूरी नहीं है वो इंडियन ही है, वो फॉरेनर भी हो सकता है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहा है, उसका इकोनॉमिक सेंटर हमारा कंट्री है, तो वो उसकी जो इनकम है हम हमारे नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। तो हमारे कंट्री का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। मतलब वो जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है नॉर्मल रेजिडेंट, उसका इकोनॉमिक सेंटर हमारा कंट्री, इसका मतलब है कि उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन भी यहाँ करता है, कंजप्शन भी करता है, और इन्वेस्टमेंट भी वो अपने पैसे को यहीं करता है।
मतलब वो यहाँ से कमा के पैसा अपने देश में नहीं भेज रहा है, वो चीज़ है। चेक द फोकस जोन फॉर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ द रेजिडेंट, एंड हम फोकस जोन में देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को कौन से आगे आएगा। नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स, सम एग्जाम्पल्स जो है ये फोकस जोन में देखते हैं। फर्स्ट है इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब कुछ ऐसे इंडियन हैं जो फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी और भी कंट्रीज़ की एम्बेसी है। अगर उस एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा है तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट होगा और उसकी इनकम जो है वो हम हमारे नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। सेकंड, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में जो पॉइंट आता है फर्स्ट वाला अपने पास, ये फॉरेनर वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी इन कनाडा और एंड जापान, फॉरेनर्स जो है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन जो एम्बेसी है, चाहे वो कनाडा और जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे कोई फॉरेनर जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे, उनकी इनकम हम नहीं जोड़ेंगे। इधर अपने पास सेकंड पॉइंट आता है इंडियन एम्प्लॉयज़ इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में अगर कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच है, वहाँ कोई इंडियन काम करता है तो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, तो हम उसकी इनकम को जोड़ लेंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इधर आते हैं तो फॉरेनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई WHO का कोई ब्रांच है और उसमें कोई फॉरेनर काम करता है तो उसकी इनकम को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारा नॉन रेजिडेंट होता है। थर्ड पॉइंट है लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। अब इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है IMF, उसकी ब्रांच अगर कोई इंडिया में, वहाँ कोई लोकल पीपल काम करते हैं हमारे इंडियन, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में छोड़ेंगे। थर्ड इधर पॉइंट आता है द जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। अब IMF की जो ब्रांच इंडिया में है उसमें कोई जर्मन है या किसी अदर कंट्री का कोई नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ एज अ डायरेक्टर या किसी भी पोस्ट पे काम करता है तो हमारे लिए नॉन रेजिडेंट होगा, उसकी इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। फोर्थ आता है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इंडियन जो एम्बेसडर है वो विदेशों में काम करते हैं, अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी बनी हुई है वहाँ पे कुछ इंडियन जो है हमारी तरफ से उनको लगाया गया है वो काम करते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। जो वो पैसा उनको वह काम करने से जो इनकम होता है वो इंडियन नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा बिकॉज दे आर आवर नेशनल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट है, तो उनकी इनकम वो देश वाले नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ऑन द अदर एंड एम्बेसडर इन द इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया में अगर पाकिस्तानी एम्बेसी है, USA की जो एम्बेसी है, वहाँ पे एज अ एम्बेसडर इन इंडिया वो दूसरे देशों के जो लोग काम करते हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी एम्बेसी में, US की एम्बेसी में इंडिया में, तो उनकी जो इनकम है हम नहीं जोड़ेंगे, उनकी इनकम उनके खुद के कंट्री में जुड़ेगी जब उनकी नेशनल इनकम जुड़ती है बिकॉज दे आर आवर नॉन रेजिडेंट। नंबर 5 आता है द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब कोई फॉरेनर है, दूसरे देश का सिटीजन है, वो हमारे देश में 1 साल से ज़्यादा टाइम से अगर रहता है और उसका इकोनॉमिक जो सेंटर है हमारा देश है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट होगा और उसकी इनकम को हम हमारे नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। इधर फिफ्थ पॉइंट आता है द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अब कोई अमेरिका से या दूसरे देश से, इजराइल से, कहीं से भी कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जिसको हमने बुलाया है, वो 2-4-6 महीने हमारे देश में काम करता है तो और वापस चला जाता है तो हमारा नॉन रेजिडेंट होगा, तो उसकी इनकम को हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। सो स्टूडेंट, दीज आर द वैल्यूएबल पॉइंट जो 1 to 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप बारीकी से पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करें। यू नीड टू क्लासीफाई भी किसका इनकम जोड़ना है किसका नहीं। यहाँ सिंगल पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं, डिफ्रेंशिएट करना। MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नेशनल रेजिडेंट, तो उनमें से आपको पहचानना पड़ेगा, तो बड़े बारीकी से पढ़ें। इनमें नीचे भी कुछ लाइन दी गई हैं, देखें बॉक्स में। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। It does not include the income of the non-resident even when they happen to be the citizen of our country. हमारे देश का कोई नागरिक अगर वो भी 1 साल से ज़्यादा टाइम इंडिया नहीं रहता है, फॉरेन चला जाता है, तो भी हम उसकी इनकम को नेशनल इनकम में नहीं ऐड करेंगे।
तो यहाँ ये क्लियरली आप बॉक्स को ध्यान रखें, ओनली जो इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, इसका सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय होने से कोई लेना देना नहीं है। जब नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करते हैं तो ओनली नॉर्मल रेजिडेंट, और नॉर्मल रेजिडेंट जो है हमारा एक फॉरेनर भी हो सकता है। डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब इसमें जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो डोमेस्टिक इनकम होता है और एक नेशनल इनकम होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? एट द मैक्रो लेवल द कंसेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ एज द डोमेस्टिक कंसेप्ट एंड नेशनल कंसेप्ट। तो दो कंसेप्ट है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। वाइल व्हेन यूज्ड एज द डोमेस्टिक कंसेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम। जब आप डोमेस्टिक कंसेप्ट के साथ जाते हैं तो आपके पास कौन सा इनकम निकल के आता है? वो डोमेस्टिक इनकम आपके पास निकल के आता है। किसके साथ? डोमेस्टिक कंसेप्ट है। एंड व्हेन यूज्ड एज द नेशनल कंसेप्ट यूज करते हैं तो वी कॉल इट नेशनल इनकम, हम उसको बोलेंगे। बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड द 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। इनमें 4 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये अपने पास 4 आएंगे। नंबर 1 है, 2, 3, 4। तो ये क्या है? वही फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो इनमें डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस आता है। पहला है डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो है फैक्टर इनकम में कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आएगा, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसका डोमेस्टिक टेरिटरी से लेना देना होता है, मतलब हमारा जो इंडिया का जो मैप है उसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो इनकम हुआ है सिर्फ उसको डोमेस्टिक इनकम में जोड़ा जाता है। जो पॉलिटिकल बाउंड्री है अपना, जितना भी उसका लेंथ है, आपने देखा है टोटल जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इंडिया का, जिसमें अंडमान, लक्षद्वीप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, उसमें जो इनकम जनरेट होगा वो डोमेस्टिक इनकम होगा। नो मैटर हु जनरेट्स इट्स। अब यहाँ देखो, नो मैटर इट भी, कौन उसको जनरेट करता है? नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन, मतलब डोमेस्टिक इनकम में दोनों इनकम आती है, चाहे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो या नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो। मतलब अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया में आके पैसा कमाता है और उसको वो अपने देश में ले जाता है तो हम उसको डोमेस्टिक में तो जोड़ेंगे क्योंकि वो हमारे देश में जनरेट हुआ है। दैट इज़ वाई वी हैव टू एस्पेक्ट, डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट है। पर जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो जो पैसा कमा के हमारे देश से ले गया है, जो 1 साल से कम टाइम में हमारे देश में रहा है, उसको हम माइनस करेंगे नेशनल में, बट डोमेस्टिक इनकम में हम उसको जोड़ेंगे। दूसरा था नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। वही फैक्टर इनकम में 4 एस्पेक्ट्स अपने पास, एम्प्लॉय की जो कंपनसेशन है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अर्न बाय ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। यहाँ क्या मैटर नहीं करता? नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड, कहाँ कमाया गया है। अगर कोई विदेशों में जाके अमेरिका, चाइना, कनाडा, जापान में पैसा कमाता है और वो 1 साल के अंदर वहाँ से यहाँ पे आ जाता है पैसा लेके, अपने परिवार वालों को पैसा भेजता है, कैसे भी ट्रांसफ़र करता है, तो हम उसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे, ठीक। पर उन लोगों का इनकम नहीं जोड़ेंगे जो हमारे देश से पैसा कमा के अपने देश में ले जाते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब इसमें बारीक जो पॉइंट है वो क्या है? ऊपर वाले में क्या है था? नो मैटर हु जनरेट, मतलब उसमें हु मैटर नहीं करता है और यहाँ वेयर मैटर नहीं करता। तो इसमें डोमेस्टिक में तो हु डजेंट मैटर और इसमें वेयर डजेंट मैटर, ये आपको याद रखना है। वेयर मतलब कहाँ पे कमाया गया पैसा, कहीं भी दुनिया में कमाया जाए, अगर वो हमारे देश में आ जाता है तो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगा। डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें किसी ने भी पैसा कमाया हो, चाहे किसी फॉरेनर ने कमाया हो, चाहे पैसा बाहर चला गया हो, पर उसको डोमेस्टिक इनकम में जोड़ना है। ये 2 चीज़ें आप याद रखें। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, व्हाट डू मीन बाय व्हेन वी से द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री? इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, हमारे मैप में जो बाउंड्री है, बट इन इकोनॉमिक्स इफ इट रेफर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, यहाँ पे फ़र्क है, सिर्फ नक्शे की बाउंड्री से मतलब नहीं होता है। टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज़ मच वाइडर कंसेप्ट
then political territory. According to United States, economic territory is the geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulate freely. मतलब हमारे देश का वो इलाका जहाँ पे गुड सर्विस का फ्लो बिना कोई इंटरप्शन के, बिना बाधा के हो सकता है, तो वो हमारी क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी. डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अ पर्सन और गुड कैपिटल इन द एम्बेसीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया? क्या हमको फ्रीडम है फॉरेन एम्बेसी में? अब इंडिया में जैसे यूएस एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, पूरी इंडिया में घूम सकते हैं, बट उस एम्बेसी में आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो हमारी डोमेस्टिक जो है टेरिटरी में नहीं आएगा. तो वहाँ पे जो इनकम जनरेट होता है फॉरेनर को, वो हम नहीं जोड़ेंगे. बट अगर वहाँ कोई इंडियन जा रहा है, वो अंदर जा सकता है, काम कर सकता है, पैसा कमाता है, तो उसको हम नेशनल इनकम में ज़रूर जोड़ेंगे. नो शुड वी द आंसर, तो इसका आंसर है नो, हम वहाँ फ्रीली नहीं जा सकते. डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन अ पर्सन और गुड और कैपिटल इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड एब्रोड? तो एब्रोड में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, तो क्या वहाँ हमको फ्रीडम है? बिल्कुल है. अगर आप कनाडा में और इंडियन है, तो आप इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. तो वहाँ पे जो इंडियन लोग काम करेंगे, उनकी पैसे को भी हम जोड़ेंगे. इम्प्लाइंग दैट फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब ये क्लियर होता है कि जो इंडिया में अदर कंट्रीज़ के जो एम्बेसीज़ हैं, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लोकेशन, जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ जो इंडिया का पार्ट नहीं है. अगर इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी है, जैसे यूएस एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी, कनाडा की है, श्रीलंका की किसी की भी हो, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ऑन द अदर एंड, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड एब्रोड आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब जैसे पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. Thus, while defining the term domestic territory, the focus is not to be on the political boundary. तो जब आप डोमेस्टिक टेरिटरी को डिफाइन करते हैं, तो हम पॉलिटिकल बाउंड्री पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे. हमारा मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं होगा. द फोकस इज टू बी ऑन सच ए जोग्राफिकल एरिया वेयर आवर पर्सन, आवर गुड्स एंड आवर कैपिटल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन. हमारा मतलब इतना सा होगा कि जहाँ पे हम हमारी गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव हो सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. सी एबिलिटी जोन जो है, उसमें आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी के भी आगे आ जाएगा. कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि जो कन्वर्जन है, डोमेस्टिक इनकम को आप नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आपको डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और उससे नेशनल इनकम आपको कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? सिर्फ इतना सा करना है कि जो पैसा डोमेस्टिक इनकम में आपने क्या किया था, हु मैटर नहीं करता. तो आप कई फॉरेनर हैं जो इंडिया में आके पैसा कमाते हैं और बाहर अपने देशों में ले जाते हैं, तो हम डोमेस्टिक इनकम में उसको ऐड कर देते हैं. तो जब आपको नेशनल इनकम में जाना है, तो उन लोगों के पैसा जो कमाया उसको माइनस करना है और ऐड किसको करना है? ऐसे इंडियन जो विदेशों से, दूसरे फॉरेन कंट्री से जो पैसा अर्न करते हैं और हमारे देश में लाते हैं. तो जो हमारे देश से पैसा गया उसको तो माइनस कर दें, और जो बाहर से कमा के लाए हैं, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, तो उनको आपको ऐड करना है. तो इसको आप क्या बोलेंगे शॉर्ट में? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो मतलब जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में कन्वर्जन करना है, तो आप क्या ऐड करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दिया जाता है. इट नीड्स एम्फासिस ऑन, किस चीज़ पे करना है? एक बार मैं इसको पढ़ भी देता हूँ. डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. एक साल में जिसमें आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, उसी को अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है. इट इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ द बोथ द रेजिडेंट एज वेल एज द नॉन रेजिडेंट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री. तो यहाँ पे आपके पास देखो दो चीज़ आ गई. एक तो रेजिडेंट ने जो पैसा कमाया और नॉन रेजिडेंट. तो जब आप डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाते हो, तो ये नॉन
रेजिडेंट वाला इनकम माइनस करना, ठीक। और इसकी जगह क्या जोड़ना है, जो हमारे रेजिडेंट फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं और वो पैसा कमा के हमारे देश में लाते हैं, उनकी इनकम को आप ऐड करेंगे और ये वाला इनकम माइनस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है अपने पास, आवर डोमेस्टिक इनकम डज इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, मतलब हमारे नॉन रेजिडेंट का पैसा भी यहाँ पे हमारे पास जुड़ा होता है। सेकंड जो है, आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड द फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज। ऐसे इंडियन जो दूसरे देशों में, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, वहाँ से पैसा कमा के इंडिया में लाते हैं, तो वो तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ा होता। बट क्या जुड़ा होता है, जो पैसा फॉरेनर जो है हमारे यहाँ से जो नॉन रेजिडेंट है कमा के लेंगे। तो बस ये दोनों का डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल आ जाएगी। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल में जाना है तो ये फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है और इसको हटा के सेकंड वाला पॉइंट ऐड कर देना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है अपने पास वो क्या कहलाता है, NIFA, मतलब नेट जो NF, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो NFIA, निफा जिसको पढ़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, वो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस है, ये माइनस करना है और दूसरे वाले को ऐड करना है आपको। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम। कैसे होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है इसको देखते हैं, स्क्रीन थोड़ा सा, यस, फर्स्ट पॉइंट, वी एक्सक्लूड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम विच बिलोंग टू नॉन रेजिडेंट। तो ये अपना ऊपर वाला पहला पॉइंट था कि नॉन रेजिडेंट वाले जो इनकम है उसको आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड, हटाएंगे। सेकंड है, वी एड डोमेस्टिक इनकम दैट पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम विच अवर रेजिडेंट अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे जो इंडियन है, हमारे रेजिडेंट कमा के लाए ना, उसको आप ऐड कर देंगे, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये वही दो पॉइंट है, अपना ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट था उसको माइनस करना है, एक्सक्लूड करना है, और दूसरा जो पॉइंट था उसको इंक्लूड करना है। तो डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल इनकम में। फोकस जोन इसमें एक बॉक्स देख लेते हैं, डिड यू नो इट, इसको आप देखें, डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को जोड़ता है। सेकंड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA, निफा, इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट हु आर टेम्परेरी रेसाइडिंग एब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं टेम्परेरी, वो 1 साल के अंदर इंडिया आते हैं, पैसा भी यहाँ लाते हैं। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट, तो वो टेम्परेरी रेजिडिंग है, वो पैसा लेके जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो हमारे कुछ जो लोग विदेशों से, अमेरिका से, चाइना से, जापान, कनाडा से पैसा कमा के लाए 1000 रुपीज़, ठीक, और हमारे यहाँ से वो जो लोग कमा के ले गए, वो कितना कमा के ले गए, 8000 रुपीज़ वो लोग कमा के लेके जाते, ठीक। अब आपको NIFA निकालना है, तो आप सिंपल सा कैसे निकालेंगे, 1000 माइनस 8000, ठीक, तो इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2000। तो ये 2000 रुपीज़ आपको जोड़ना है, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा डोमेस्टिक से। बट समटाइम क्या होता है, एक और एग्जांपल देते, सपोज करो हमारे जो लोग बाहर से पैसा कमा के लाए ना, वो 800 है, ठीक, पर वो जो लोग हमारे देश से कमा के लाए गए वो 1000 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2000 हो जाएगा। तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा, तो ऐड क्या होगा, इसको आप कैसे लिखेंगे, प्लस, और बॉक्स में लिखेंगे माइनस 2000, तो एक्चुअली क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 2000 हो जाएगा, तो एक्चुअली में नेशनल इनकम से कम हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाएगा, अगर ये नेगेटिव होता है तो हमारी नेशनल इनकम को कम करने वाला है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फोकस जोन में देखो कुछ फॉर्मूले फॉर्म में इसको दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, रिपीटेशन है ये, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये नेशनल इनकम हो गया आपका। यही बताया था आपको, NIFA आपको जोड़ देना है डोमेस्टिक इनकम में। हियर नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, एब्रॉड से, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
और माइनस क्या करना है, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट ऑफ अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो पैसा यहाँ से गया है और जो आया है उसका डिफरेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर कन्वर्टिंग नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम वी यूज़ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को काम में लेंगे। नेशनल इनकम में से आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जब माइनस किया तो डोमेस्टिक इनकम आएगा, और डोमेस्टिक इनकम में जब आप ये NIFA इधर प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर एंजॉइंग। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी चैप्टर के 3-4 पार्ट बनेंगे, आप इसको डिटेल में समझें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारे लिए।